हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट 1.1, मतलब सेकंड पार्ट। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एक तो पीरियडिक मोशन जो कि क्या करते हैं, उसका पाथ को रिपीट करता है, सेम पाथ को बार बार रिपीट करता है। ये हो गया एक, ये भी हो सकता, ठीक है। और एक पेंडुलम की मोशन भी पीरियडिक मोशन है, ठीक है। तो तब भी इन तीनों मोशन में थोड़ा फ़र्क है, इसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। ये दोनों सेम है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये सिर्फ पीरियडिक मोशन है। यहाँ किसी भी पॉइंट ले लेते हैं तो सिर्फ वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ये पॉइंट को क्रॉस करता है। जब रोटेट करता है, मतलब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हमेशा इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को पास करेगा। लेकिन यहाँ देखो, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ, तो यहाँ जाने के वक्त इस डायरेक्शन में और आने के वक्त इस डायरेक्शन में, मतलब किसी भी पॉइंट को दो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करता है। तो ये हो गया टू एंड फ्रो, अदरवाइज बैक एंड फोर्थ मोशन, ये भी वही सेम है। और एक था ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, तो ये हो गया ऑसिलेशन वाइब्रेशन। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में थोड़ा फ़र्क है, बताया था मैंने। ऑसिलेशन जो धीमे होता है, धीमे ऐसा ऑसिलेशन, और वाइब्रेशन बहुत तेज़ होता है। और एक टर्म है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वो हो गया वाइब्रेशन, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वो ऑसिलेशन। बट दोनों का पूरा पूरा सेम है। और एक हम पढ़े थे हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या है, जो हार्मोनिक ऑसिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। वो कौन सा था, साइन। हार्मोनिक फंक्शन क्या था, हार्मोनिक फंक्शन क्या था, साइन एंड कॉस, कोसाइन। तो साइन का कर्व कैसा होता है, साइन का ये जीरो से स्टार्ट होकर ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया पहला वाला, ठीक है। ये तो यहाँ रिपीटेशन कौन सा है, देखो ये पाथ, ये यहाँ पे और भी होता था लेकिन मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया, फिर यहाँ ऐसे आया, फिर यहाँ ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पे जैसा था वहाँ पे वैसा ही है। तो ये पाथ देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये पाथ। तो ये भी हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। कॉस का कर्व क्या होता है, कोसाइन का कर्व कैसा होता है, ये यह मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होता है ऐसे। मतलब यहाँ t=0 पॉइंट में अगर इधर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ टाइम, आज हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट, तो देखो यहाँ पे t=0, यहाँ पे t=0, जीरो में क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। यहाँ पे t=0 में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो दोनों में ये फ़र्क है। क्या जानते हैं, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ cos 0 अगर मान लेते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। और sin 0 का वैल्यू कितना है, 0। तो इसलिए यहाँ से तो ये हो गया cos एंड sin। तो इस तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और भी ये भी एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ऐसा भी अगर होगा, ऐसा ऐसा, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा एक्सप्रेशन। और ऐसा भी होता तो भी हो जाएगा, और नीचे ना आए तो ऐसा, और ऐसा भी हो सकता, कोई भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, हम कुछ टर्म जान लेंगे। पहला क्या टर्म है, ये वाला नोट करके रखना, ठीक है, साइन और कॉस, क्योंकि ये हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये दोनों नोट किया। और देखो फर्स्ट है टाइम पीरियड। पहले देख लेते हैं कंप्लीट ऑसिलेशंस। कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन किसको कहेंगे, इसका डेफिनेशन उतना नहीं है लेकिन समझ लेना।
मान लो एक पेंडुलम को लेकर यहाँ से खींच कर छोड़ दिया यहाँ से, तो यहाँ क्या होता है, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। तो यहाँ से गया, यूँ गया, फिर यहाँ से फिर लौट के फिर यहाँ आ गया, मतलब पहले जैसा था वैसा ही आ गया। फिर नेक्स्ट जब वो जर्नी स्टार्ट करेगा तो इस टाइम जिस तरीक़ा से जर्नी स्टार्ट किया था, जिस डायरेक्शन में, नेक्स्ट टाइम उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ से जाकर यहाँ तक। तो ये हो गया क्या, वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। मतलब इसका वन कंप्लीट ऑसिलेशंस इतना ही है। मतलब यहाँ से यहाँ आया, ये कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं है, ये पूरा मतलब यह जाना आना दोनों मिलकर हो गया एक कंप्लीट ऑसिलेशंस। ये है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर ऐसा ये पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट कर फिर यहाँ आया, तो ये हो गया वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, अगर ये इक्वेशन मान लेते हैं, ये वाला ये, तो यहाँ पे देखो इनिशियल क्या बताया था मैंने, यहाँ का डायरेक्शन इस डायरेक्शन था, फिर यहाँ इस डायरेक्शन आया, फिर यहाँ इस डायरेक्शन, फिर यहाँ इस डायरेक्शन, फिर यहाँ इस डायरेक्शन। तो हम इसको कहेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। ये है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, मान लो तुम चल रहे हो, ठीक है, पैदल में, तो यहाँ पैर है, लेफ्ट पैर, तो यहाँ से यहाँ पैर फेंका, फिर दूसरा पैर यहाँ आकर ये आ गया, तो ये हो गया वन कंप्लीट ऑसिलेशंस। मतलब ये पैर फर्स्ट है, तो यहाँ से यहाँ सेकंड हो गया, फिर यहाँ आया, देखो ये हो गया फर्स्ट ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशंस। दो कदम चलने से, ठीक है, वन ऑसिलेशन हो जाएगा। तो इसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड टाइम पीरियड मतलब क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आने से जितना टाइम लगता है वो हो गया टाइम पीरियड। तो यहाँ क्या, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यूँ यहाँ वापस आया, तो इतने में जितना टाइम लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। अगर इसकी ये टाइम एक्सिस है तो इसको हम कहेंगे टाइम पीरियड टी। इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशंस। ठीक है, इसको क्या कैसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी। इसका यूनिट क्या है, यूनिट सेकंड है, सेकंड। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका कैपिटल टी होगा। ठीक है, और इसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बंगाली में कहते हैं विस्तार, हिंदी में वैसा ऐसा ही टर्म होगा, विस्तार। तो एम्पलीट्यूड क्या है, देखो इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पोजीशंस, ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों बोलते हैं, देखो अगर ये इसको थोड़ा दूर लेकर छोड़ देते हैं तो इस किस तरह ऑसिलेट करते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये ऐसा गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया। ऐसा तो नहीं है एक बार छोड़ दिया तो हमेशा के लिए डुलता रहेगा, वो आइडल केस है। आइडल केस मतलब रियल में होता नहीं है। जितना आइडल केस है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर मान लो ये बोल दे ये आइडल पर्सन है, तो मान लो वो एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में,
गलत है। तो जैसे आइडल गैस जो हम लोग बहुत इक्वेशन पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है, और भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम। तो लेकिन उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, आइडल मतलब जो है नहीं उसको माना जाता है आइडल केस, ठीक है। तो फिर यहाँ आया, फिर यूँ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ स्टॉप होगा। तो हमेशा क्या होगा, इस पॉइंट पे ये स्टॉप हो जाएगा। जितना बार छोड़ दोगे या ऐसे ऐसे ओसिलेट करते करते फिर यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मीन पोजीशंस, ये हो गया इसका मीन पोजीशंस, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कौन सा होगा, जो मीन पोजीशन से, अगर ये इसको हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हो गया क्या, ए ओ ए डैस्ट। जैसे ये है मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम जितना जाता है, यहाँ से मैक्सिमम लेफ्ट और राइट में जितना दूर जाता है वो हो गया एम्पलीट्यूड। जैसे मान लो मेरा ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये हाथ जितना दूर तक जाएगा उतना हो गया एम्पलीट्यूड, विस्तार मेरा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। इसको प्लस माइनस, तो इधर वाला अगर प्लस होता तो इधर वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है, तो किसी भी वन साइड में, दोनों साइड मिलाकर नहीं, इधर प्लस है तो इधर प्लस है, माइनस है, तो इधर मान लो ये 10 सेंटीमीटर गया तो इधर क्या होगा, -10। तो मतलब इसका 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 ही होगा, वन साइड में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर, और क्या हो सकता है, मीटर। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन L, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैसे से, किसी से, ये प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। नोट कर ले, जल्दी नोट कर लो, मैं मिटा दूंगा, और ये नोट भी मिल जाएगा किसी ऐप के द्वारा, वो डाउनलोड कर लेना। इसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मैं बताया था मैंने, ये टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड। तो 1 सेकंड में जितना बार वन मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन होगा, तो मान लो 1 सेकंड में यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ऑसिलेशन करने में 1 सेकंड लग गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 1 2 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3। जैसे कि मान लो ये ठीक है, ऐसा है, यहाँ से छोड़ दिया स्नेक को, तो स्नेक कितना दूर, इतना दूर गया, 1 सेकंड में इतना दूर गया। कितना टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना बार रिपीट किया, मतलब कितना कंप्लीट ऑसिलेशन है। तो यहाँ 1 है गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज, इसका यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है। अगर मान लो किसी बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड
सेकेंड, इट कंप्लीट 5 रोटेशन। अगर 1 सेकेंड में 5 रोटेशन कंप्लीट करता है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना बार वो ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ, इसको नंबर एनो नहीं लिखते, नंबर ऑफ ऑसिलेशन एग्जीक्यूटेड, इसका फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 6Hz लिख देते हैं तो जगह बच जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेड बाय ए बॉडी पर सेकेंड और नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको n से डिनोट करता है। ठीक है, इसका यूनिट कितना होगा? यूनिट हर्ट्ज, TZ हर्ट्ज, HZ, कैपिटल H स्मॉल z। ठीक है, और डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? देखिए, डायमेंशन बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? कंप्लीट 1 ऑसिलेशन t, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है? t। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा? तो t t t t, ये भी t, ये भी t, तो कितना हुआ? 6t। ठीक है, 6t। ठीक है, तो 30 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है वो? 1 ऑसिलेशन। और यहाँ क्या क्या बताया था? जे 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट होगा? तो यहाँ देखो, t सेकेंड में कितना? 1 ऑसिलेशन। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में कितना होगा? 1/t ऑसिलेशन। तो 1/t ऑसिलेशन मतलब 1 सेकेंड में इतना बार ऑसिलेट होगा। तो ये हो जाएगा क्या? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन तो यही है, जो ऑसिलेशन एग्जीक्यूटेड बाय अ बॉडी पर सेकेंड, तो यही तो पर सेकेंड है। t सेकेंड में वन बार, मतलब एक बार, और 1 सेकेंड में कितना? 1/t। तो ये हो गया क्या? ऑसिलेशन पर सेकेंड। ये हो गया ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 1/t। तो nt इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे? डायमेंशन लिखेंगे t⁻⁻1। तो यहाँ क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं, और हर्ज, जैसे कॉमनली यूज़ होता है, जनरली यूज़ होता है हर्ज, फ्रीक्वेंसी का हर्ज। ये मत लिखना, ये भी सही है, लेकिन यूज़ होता है हर्ज हमेशा। जो रेडियो में सुनते हैं ना, FM रेडियो, 108 इतना मेगा हर्ज। ठीक है, इतना हर्ज है, सब कुछ मुझे याद नहीं उतना। तो डायमेंशन इतना हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना दूर गया 1 सेकेंड में, तो इसका ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी होगा नहीं। देखो, तुम्हारा गाड़ी का स्पीड कितना है तो चलाते हो? 40 किमी/आवर, या किसी का स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितना मीटर जाता है। ठीक है, तो अभी वो नहीं जा रहा हूँ, वेव लेंथ देखेंगे। इसको नोट किया ना? नोट कर लो। इसके बाद देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक बॉडी रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इसका टाइम कितना होगा, कैपिटल टी। मतलब एक बार ऑसिलेशन करने में, एक बार कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो हो गया टी। तो ये एक बार कंप्लीट करने से कितना एंगल रोटेट करता है, देखो ये भी पाई है और ये भी पाई, तो कितना है 2 पाई। तो टी सेकेंड में कितना एंगल जाता है 2 पाई। तो टी सेकेंड में कितना एंगल रोटेट करते हैं 2 पाई, 2 पाई। तो 1 सेकेंड में कितना होगा 2 पाई अपन टी। और फिर 1/t इक्वल टू क्या लिख सकता है n, तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई इंटू 1/t, दैट्स इक्वल टू 2 पाई इंटू n। तो इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं 2 पाई इंटू n। तो क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसको पहले क्या बोलते थे जब सर्कुलर मोशन में थे, ये एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहा जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें घबराओ मत, हर जगह अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, बार ज़रूरत पड़े तो एंगुलर वेलोसिटी भी कह देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। लेकिन हमेशा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा 2 पाई n क्या है फ्रीक्वेंसी, रोटेशन पर सेकेंड, RPS, रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका भी और एक यूनिट है, क्या लिखेंगे, रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड, ये पढ़े थे ना, 1 सेकेंड में जितना बार रोटेशन करेंगे वही। उसके बाद है वेलोसिटी का और n का और t का क्या रिलेशन है। जैसे मान लो ये इसका वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी का कोई बात ही नहीं है क्योंकि इसका हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका साथ इसका रिलेशन अलग था, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ पे उसमें नहीं जाएंगे। तो वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, या वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी रिलेशन क्या है, वो v इक्वल टू एन लैम्डा हम पढ़े थे। तो लैम्डा क्या है, फिर लैम्डा क्या है, यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम, जितना दूर जाता है, मतलब ये मान लो ये ऐसा है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्सिस x बता दिया। तो यहाँ से यहाँ जितना दूरी है, मतलब 1 सेकेंड, मतलब 1 टाइम पीरियड में वो जितना दूर जाएगा उसे कहलाता है लैम्डा, इसका कहलाता है लैम्डा, ये बाद में आएंगे लैम्डा, इसका कहते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ टाइम, अगर ये एक्सिस टाइम में रख दूंगा तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड t, और ये एक्सिस अगर मतलब डिस्टेंस रख देंगे तो क्या लिखेंगे इसको लैम्डा, लैम्डा मतलब वेव लेंथ, ठीक है। अगर यहीं पे देखो यहाँ कितना वेव लेंथ गया, ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको x रख देते तो 6 लैम्डा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो कितना हो गया 6 लैम्डा। तो 1 सेकेंड में कितना गया 6 लैम्डा, तो 1 सेकेंड में वहाँ पे कितना गया 6 लैम्डा, तो यही हो गया वेलोसिटी। 6 क्या है फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितना बार ये रिपीट किया, 6 बार रिपीट किया, तो ये हो गया v इक्वल टू एन लैम्डा, एन का वैल्यू 6 और ये लैम्डा मतलब पर रिपीटेशन में लैम्डा दूरी जाता है, ठीक है। तो इसकी रिलेशन बाद में काम आएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो चलो इसको t कर देते हैं फिलहाल, इसमें t, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन के लिए। देखो हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो इससे पहले मतलब और भी यहाँ मतलब दूसरा तरीके से निकाल सकते हैं। जो पहला वाला इक्वेशन था, जैसे पढ़े थे हम क्या, a प्रोपोर्शनल टू माइनस
माइनस एक्स ही था, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट लिख देते थे। तो चलिए आज हम दूसरा तरीके से निकालेंगे, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे, फिर यहीं लौट जाएंगे हम। तो पहले देखो, अगर इसको ओमेगा को मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, देखो फिर आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कब आता है? जब कोई पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन करता है, ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो उसका डेफिनेशन क्या था? एंगुलर वेलोसिटी मतलब किसी यहाँ से स्टार्ट किया मान लो, तो टी टाइम में, यहाँ कितना टाइम में यहाँ से स्टार्ट करे किया और यहाँ आया, कितना टाइम लगा? टी टाइम में। यहाँ कितना एंगल गया, मतलब कितना एंगल रोटेट किया? थीटा एंगल, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ से यहाँ आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। फिर अगर वापस यहाँ इस पॉइंट में लौट आएगा तो कितना होगा? 2 पाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टी हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? थीटा इक्वल टू हमेशा ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन SHM and SHM and circular motion, हम इसको बाद में फिर किसी क्लास में इसको दिखाएंगे। हाँ, क्या इसका सर्कुलर मोशन शो करता है, मतलब SHM शो करता है। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे? A प्रोपोर्शनल टू -x, ये प्रूव करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें नहीं जाएंगे। स्टेप दिखाएंगे, रिलेशन है। क्या है? मान लो ये एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पॉइंट है A, इसको नाम देते हैं A डैश्ड, ये है B, ये है B डैश्ड, और ये है O, ठीक है। मान लो इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है इसका, तो किसी भी एक इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका ये P पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्शन मतलब क्या है? यहाँ से एक छोटा बॉय, मतलब कोई पार्टिकल को लेकर ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करने से क्या होगा? ये यहाँ पड़ जाएगा। तो ये हो गया क्या? इसका प्रोजेक्शन P डैश्ड। तो P डैश्ड क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ P। और हम ये कह सकते हैं, यहाँ से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ, किसमें? A डैश में, तो ये हो गया क्या? प्रोजेक्शन। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका C नाम देते हैं, C डैश्ड। तो O हो जाएगा मेन पोजीशन। तो यह हो गया प्रोजेक्शन P, ठीक है। फिर पार्टिकल देखो यहाँ पे आया कुछ देर बाद, तब इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। फिर यहाँ आया, फिर प्रोजेक्शन क्या होगा? यहाँ आया। फिर यहाँ आया, प्रोजेक्शन यहाँ होगा। फिर यहाँ आया, प्रोजेक्शन यहाँ होगा। तो देखो प्रोजेक्शन पहले यहाँ पे था, तो फिर यहाँ पे आया, तो प्रोजेक्शन क्या, किस तरह भाग रहा है? इस तरह भाग रहा है। तो जब इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में हाफ हो रहा है, तो प्रोजेक्शन क्या हुआ? यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखो, फिर यहाँ आया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ आ गया। तो प्रोजेक्शन कहाँ है? यहाँ से यहाँ आ गया। फिर पार्टिकल अगर मान लो फिर यहाँ आ गया इस पॉइंट पे, तो प्रोजेक्शन कहाँ होगा? प्रोजेक्शन फिलहाल इस टाइम इस जगह होगा प्रोजेक्शन। फिर यहाँ आया, प्रोजेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ आया, प्रोजेक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है। तो देखो इस बार प्रोजेक्शन किस तरह भाग रहा है? पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो देखो जब ये पार्टिकल रोटेट करते हैं, पहले फर्स्ट हाफ साइकिल है तो प्रोजेक्शन उधर भाग रहा है,
जब सेकेंड हाफ साइकिल आ रहा है तो प्रोजेक्शन इधर भाग रहा है, तो प्रोजेक्शन कब क्या कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन गया, फिर जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। तो इस टाइप का मोशन क्या हो गया, टू एंड फ्रो नहीं हुआ, तो इसका मोशन क्या हो गया, SHM, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। तो कोई अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन, मतलब किसी इंस्टेंट का जो पॉइंट है वहाँ से अगर इस लाइन में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो प्रोजेक्शन क्या होगा, हमेशा SHM क्या होगा, SHM मतलब करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जैसे मान लो एक देखा सिलाई वाला मशीन देखा है किसने, जो पैडल में चलाते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो जो देखा ना ऐसे ऐसे दिखते हैं। देखो अभी तो मोटर का हो गया मैक्सिमम मशीन, तो जो पैडल में था उसका देखो एक गोल व्हील है, वो व्हील क्या करता है, रोटेशन मोशन मतलब सर्कुलर मोशन शो करता था, और जो पैडल है वो इस तरह, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक बार इधर गया एक बार इधर गया, मतलब किसी पहाड़ पॉइंट को 2 बार क्रॉस करता है, तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, और भी सारे मतलब वो अगर इंजन देखोगे, इंजन का जो पिस्टन है वो भी देखो, जब उसका बाहर में जो व्हील लगा हुआ था वो भी सर्कुलर मोशन शो मतलब करता है, और पिस्टन क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब यहाँ से अगर रिंग लगा देते हैं कोई, ठीक है, इस पॉइंट से अगर फिक्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से कोई ये दे दिया पिस्टन, तो जब ये रोटेट करेगा तो पिस्टन इधर उधर भागेगा, सिर्फ इस टाइप का मोशन शो करेगा। पिस्टन ये सर्कुलर मोशन शो करेगा, पिस्टन सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। नंबर 1, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दोबारा ये हो गया C, ये O, ये O C डैस्ट, ठीक है, ये B O B डैश। तो देखो अगर प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इसका मीन पोजीशन कौन सा हो गया, इसका मीन पोजीशन हो गया कौन सा, मीन पोजीशन कितना हुआ, O। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, OC इक्वल टू OC डैश मान लिया A मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब मान लो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करेगा, मीन पोजीशन से। देखो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो एंड पॉइंट से स्टार्ट हो गया, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल मोशन तो देखो इसका फुट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। हम कौन सा किस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन कहाँ से लेंगे, पहले मीन पोजीशन से ले लेंगे, मीन पोजीशन, ठीक है। तो फिर दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये B O C टेस्ट B। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट करके T टाइम में इतना दूर आया, यहाँ आया, तो यहाँ का कितना पोजीशन कितना होगा, ये हो गया P डैश, ये हो गया P, ये P डैश O। तो OP कितना होगा, तो particle start from B to B and after T time it reached at point P, making angle
एंगल एट ओ इज थीटा। तो क्या यहाँ जब गया तो यहाँ कितना थीटा एंगल रोटेट किया। तो जब पार्टिकल क्या बी से पी आया कितना टाइम में, टी टाइम में आ गया, कितना एंगल किया, थीटा एंगल किया। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा मानेंगे, हमेशा कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओ पी डैश इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, यहीं हम एक्स का इक्वेशन निकालेंगे। तो ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट एक्स। हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से लिया जाता है, मीन पोजीशन से। पार्टिकल स्टार्ट किया कहाँ से, बी से, तो एंगल इस एक्सिस के साथ ही लिया जाएगा हमेशा। तो देखो, तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो मान ओ पी क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू ओ सी होगा ना, ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ पी इक्वल टू ओ सी डैश इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए, ये भी लिखेंगे। तो देखो अगर ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ना। तो ट्रायंगल देखो ओ पी डैश पी से, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी डैश पी हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। किसका वैल्यू पता है, इसका पता है, ओ पी का। तो क्या लिखेंगे, एक्स मतलब क्या हो गया, हाइट अपन क्या हो गया, एक्स अपन ओ पी इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू ओ पी का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा। तो फिर देखो थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। किस टाइम, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से प्रोजेक्शन, मतलब पार्टिकल मतलब मीन प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ होता है। यहाँ से रिलेटेड कर रहा हूँ, अगर किसी भी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हमेशा ये वाला इक्वेशन, साइन का इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो टी का वैल्यू 0 पुट कर दो, टी का वैल्यू 0 पुट कर देते तो क्या आएगा, ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ए इंटू 0 इक्वल टू 0। मतलब कहाँ, यहाँ पार्टिकल अभी भी यहाँ है, तो टी इक्वल टू 0 पुट करके इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर 0 आता है तो ये ठीक है। चलो हम दिखा देते हैं, इसको नोट कर लो, फिलहाल नोट कर लिया ना। इसको मिटा देते हैं हम। देखो अगर ये आ गया क्या, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पुट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू 0, मतलब ए साइन 0 दैट्स इक्वल टू 0। मतलब कौन सा पोजीशन है, यहाँ देखो हम डायरेक्शन किधर दिया, उस साइड डायरेक्शन दिया। अगर पार्टिकल का केस 2, यह केस 1 मान लेते हैं, तो केस 2 क्या होगा, देखो केस 2 तो यहाँ देखो मान लो पार्टिकल पहले से मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ टाइम हम जब देखे थे वो स्टार्ट कर दिया, तब हम यहाँ पे नहीं था, मतलब ऑन योर मार्क रेडी सेट गो ये बोलने का वक्त हम नहीं थे, तो फिर उसका बाद आया, तब देखा क्या पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब उसका ये कितना एंगल, हम एंगल का ज़्यादा ही है एंगल, ये मान लो थीटा एंगल,
थीटा डैश एंगल ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो हम यहाँ आया, तो इस ये डायरेक्शन रोटेशन कितना है यहाँ, तो जब इस पॉइंट पे है तब मैं आ गया, ये मान लो P। तो फिर मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया, फिर देखा T टाइम में यहाँ से यहाँ आया, कितना टाइम में, T टाइम में, P1। तो इनिशियल पोजीशन कौन सा था, इनिशियल पोजीशन टियल पोजीशन कौन सा था, P, इनिशियल पोजीशन P था। एंगल कितना था, एंगल थीटा डैश्ड, और T टाइम, इन टाइम T तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, आफ्टर टाइम T it comes to point P1 making angle at सेंटर थीटा। ठीक है, ये हो गया थीटा। तो देखो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फुट पॉइंट कहाँ होगा, ये हो गया फुट पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट P डैश। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ओ पी डैश। डिस्प्लेसमेंट किसका, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यह ओ पी का वैल्यू हम निकालेंगे इसी तरीका में, तो वही तरीका है, लेकिन हमें ये एंगल देखना है कितना है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल इसका बराबर होगा, इसका बराबर, दोनों मिलाकर। तो कितना होगा एंगल, देखो ओ P1 P डैश इक्वल टू कितना होगा, BOP प्लस POP1 दैट्स इक्वल टू थीटा, कितना था, थीटा डैश प्लस थीटा। तो क्या होगा, देखो एंगल थीटा इक्वल टू, मतलब क्या हो गया, थीटा डैश, सॉरी ये लिखेंगे ओमेगा टी प्लस थीटा डैश, इसका वैल्यू हम ओमेगा टी रख दिया। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका ये जो पॉइंट थीटा है ये चेंज हो जाएगा, कितना होगा, तब क्या लिखेंगे, तो x इक्वल टू लिखेंगे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डैश। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ इसकी जगह चेंज होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे, ये x बाई ओ पी मतलब साइन थीटा प्लस थीटा डैश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो यहाँ देखो, यहाँ t इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ t इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ओमेगा टी प्लस थीटा डैश, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा डैश मतलब क्या है, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, ये बता देगा। तो ये देखो साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस थीटा डैश इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं आएगा, मतलब वो यहाँ नहीं था थोड़ा आगे था। ठीक है, नोट कर लो ये भी। और अगर केस दूसरा ऐसा होता है, केस 3 से भी यहाँ पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, केस 3 मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, ये P पॉइंट था, मतलब ये कौन सा है, इसको थीटा डैश मान लेते हैं। लो अब क्या करोगे, फिर टी टाइम में कहाँ कितना आया, टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ आया P पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे, तो इसका प्रोजेक्शन कितना होगा, यहाँ से ये P
डैस्ट। तो ये कौन सा वाला है, ये यहाँ, ठीक है। तो वो कितना एंगल गया, देखो प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम तो यही एंगल यूज़ करेंगे ना, ये वाला एंगल, क्योंकि हमें चाहिए ये एंगल। तो ये एक एंगल कितना होगा, ये मान लेते हैं θ1। मानेंगे नहीं मानेंगे, θ1। तो देखो ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, लेकिन यहाँ ओमेगा कितना होगा, यहाँ देखो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा। देखो ये टी टाइम में कितना दूर गया, P से P1, पहले टी टाइम में कितना गया, P से P1, ठीक है। मतलब एंगल कितना हुआ, एंगल कितना हुआ, थीटा डैस्ट प्लस θ1। तो ओमेगा कितना होगा, थीटा डैस्ट प्लस θ1 डिवाइडेड बाई टी। तो कितना आएगा देखो, थीटा डैस्ट प्लस θ1 इक्वल टू ओमेगा टी आएगा। तो हमें निकालना क्या है, θ1 का वैल्यू। तो θ1 का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा टी माइनस थीटा डैस्ट, ओमेगा टी माइनस थीटा डैस्ट, ठीक है। देखो टी टाइम में तो यहाँ से हमने यहाँ स्टॉप स्टार्ट किया था, तो फिर यहाँ से यहाँ आया टी टाइम में, तो हम थीटा निकालेंगे तो पूरा एंगल नहीं लेंगे, इतना ही तो लेना है जितना गया है। इसको अब भूल जाओ। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो कितना आएगा, ओ पी इक्वल टू ए साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस थीटा डैस्ट। ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। दैट्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये हो गया थीटा डैश, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करता है तो माइनस हो जाएगा, अगर आगे से स्टार्ट करता है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाता है, ठीक है। आगे से स्टार्ट मतलब यहाँ इस साइड में स्टार्ट करता है तो प्लस होगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो माइनस होगा। आज यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में फिर स्टार्ट करेंगे। अगर एंड पॉइंट से स्टार्ट करता है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, सेम ही होगा, सिर्फ साइन की जगह कॉस आ जाएगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कॉल कर लेना या पूछ लेना।